जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास 10 का जो है सो हिंदी गोधली भाग 2 का चैप्टर 2 20 के दांत से बनने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण होगा। इसके पिछला वीडियो में जो है सो हम लोग चैप्टर 1 का जो है सो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, घंटी को ऑल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित जो है सो सभी कंटेंट, सभी प्रश्न और जो है सो वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव भी हो, आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। और वीडियो शाम को 6 बजे जो सो आपको प्रोवाइड कराया जाता है इसी चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और क्योंकि इस चैनल पर आपको है सो बेहतरीन से एग्ज़ाम तक जो है सो आपको फ्री में सभी नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग अब जो है सो मोटिव दिखाइए, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको छूट ना पाए, स्किप हो ना पाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ। और वीडियो अच्छा लगे, आपका जो भी मन में सुझाव हो, दिल में सुझाव हो, जो भी विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए बिना टाइम गवाते हुए एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। तो दिया गया है कि ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी। तो गांव में जो है सो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुझसे होने वाला नहीं है, मतलब अपने से नीचा समझने लगते हैं सभी को। खुद से तो होता नहीं है तो दूसरों को सलाह यही देते हैं कि तुमसे यह नहीं होने वाला है, मतलब यही समझते हैं कि हम ही करने इस काम को कर सकते थे, इस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं, और हमसे नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। तो यही है मेरा मोटिव कि यह दुनिया मतलबी है। दुनिया क्या है? मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। अच्छा करो या जो भी करो, दुनिया तुरंत रिजल्ट निकालने लगता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है, मेरा मानना यही है कि आप लोग को जो सही लगे वही करना चाहिए। आपको जो फील्ड में जो फील्ड में आप अच्छे हैं वही कीजिए, क्योंकि उसमें आप जो है से 110% जैसे आप लोग सक्सेस होंगे। तो दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, यानी कि खुद से तो कुछ होता नहीं है किसी से, और दूसरों को करने से रोकेगी, यानी कि रोकता है। तो यही मोटिवेशनल लाइन ख़त्म करते हैं और इसके आगे अपना जो है सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो कुछ 20 के दांत से संबंधित बनने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता देते हैं कि 20 के दांत के रचयिता जो हैं, लेखक, वो नलिनी बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था बदरघाट में। कहाँ? बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था पंडित रामावतार शर्मा थे, जो पटना के ही थे। कहाँ के थे? पटना के ही थे। नलिनी बिलोचन शर्मा जी कहाँ के थे? तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, गर्वान्वित होने वाली बात है कि यह पटना के ही अपने ही राज्य के रहने वाले थे। इनका माता जी का नाम जो था वो रत्नावती शर्मा थी, यानी कि इनका सभी के अति में जैसे कि आप देखते होंगे जो भी जात से हम लोग बिलोंग करते हैं उसका टाइटल लगा हुआ रहता है। तो इनका माता जी का जो नाम था वो रत्नावती शर्मा थी, और यह जो भाषा बोलते थे वो भोजपुरी थे। ये भाषा, भले ही पटना के निवासी थे, लेकिन यह भाषा जो बोलते थे यह भोजपुरी भाषा बोलते थे। और इनका जो मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था, वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हो चुका था। इसकी प्रसिद्ध रचना पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करेंगे तो जो अब अभी जो हम बता रहे हैं यह काफ़ी हेल्पफुल होगा इसमें। इस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे, सभी चैप्टर के जो है लेखक परिचय के बारे में हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो लाएं कि ना लाएं, क्योंकि आप लोग के सजेशन के अनुसार आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा वीडियो चाहते हैं, आप लोग को क्या इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम से संबंधित कोई भी कंटेंट छूट ना पाए, ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए बिना टाइम गवाते हुए। तो इसकी जो रचना है इनकी, पहला है दृष्टिकोण, उसके बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके बाद है मानदंड संत, और उसके बाद है परंपरा, मानदंड संत परंपरा, कहानी संग्रह,
और 20 के दांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इनके प्रसिद्ध रचना थे। तो वीडियो को जरूर एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जब जब एग्जाम नज़दीक आए तो नया चीज़ पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जो भी हो रिवीजन कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तो फर्स्ट था पहले ही, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं कि 20 के दांत की कहानी के रचयिता कौन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत के रचयिता है, लेखक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में वही पूछता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर पढ़ाते हैं। फर्क इतना रहता है कि वहाँ शब्द को चेंज कर लेता है। जैसे कि यहाँ है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो कहानी के रचयिता कौन है, तो यहाँ जो है सो कहानी के रचयिता पूछ लिया, जबकि लेखक पूछेगा तो यही होगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 के दांत कैसी कहानी है, क्या है, सामाजिक कहानी है या ऐतिहासिक कहानी है या धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है 20 की दांत। तो अब वीडियो काफ़ी जो है से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए कि कितना, अगर लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का। और अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे तो कहाँ से एक भी क्वेश्चन छूट पाएगा, और एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो चैप्टर वाइज ही पूछता है। कंपटीशन तो है ही नहीं कि 12th 11th और 9th 10th कहीं से पूछ सकता है। तो मनोवैज्ञानिक एक 20 की दांत की कहानी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। 20 के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग की यानी कि मिडिल फैमिली की। क्या है, तो मिडिल फैमिली की जो है सो उजागर करती है मानसिकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत किस पाठ की विधा है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहानी है। क्या है, तो पहले ही बता दिए हैं कि अब क्या है, तो ये कहानी है 20 के दांत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर बी खोखा। खोखा क्या है, तो 20 के दांत की प्रमुख कहानी है। खोखा किसका बेटा था, तो मदन लाल का बेटा था खोखा। जो मदन लाल क्या है, तो एक किरानी था सेन साहब के यहाँ। तो 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, तो खोखा है। जैसे फिल्म में कोई हीरो होता है ना मेन रोल भूमिका में, उसी तरह इस कहानी का 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र जो है यह खोखा है, जो मदन लाल का बेटा है। चले नेक्स्ट है गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन है। क्या है, मदन है। गिरधर लाल का बेटा जो है सो मदन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो मदन है। चले नेक्स्ट है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो यह एक किरानी था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो गिरधर लाल जो था एक किरानी था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। कैसी थी, काली रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। इसका रेट उट भी यानी कि प्राइस जो था उसका शो भी पूछा जाता है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो यह 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7,500 की, दो को दे दिया है 7,500 और 7,500। तो पहले वाला को पैरिटी दिया जाए। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाए और उसमें 2 ऑप्शन सही दिया जाता है, तो पहले वाला को पैरिटी दिया जाता है। 7,500 और 7,500 दोनों के दोनों सेम है, लेकिन पहले वाला को टिक कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है सो पहले वाला को लॉक करता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सॉरी, खोखा जो था सेन साहब का बेटा था कासू, जिसका उसका जो भूमिका के नाम में था वो खोखा नाम था। तो सेन साहब जो था वो
सेन साहब के बेटा खोखा था। तो सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। बिजनेसमैन नहीं देगा तो इंजीनियर देगा, और नहीं तो बिजनेसमैन देगा, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर ही देगा, क्योंकि कहानी में इंजीनियर का उपयोग किया गया है, इंजीनियर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे को। जब भी किसी सामान को तोड़ता था तो सेन साहब को लगता था कि नहीं, मेरा ये बेटा इंजीनियर बनेगा, और उस चीज़ को तोड़ने और बनाने लगता था डर के मारे खोखा। तो वह लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो इसको हम इंजीनियर ही बनाएंगे। पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बात है, यानी कि उनको पढ़ाई लिखाई जो था बेकार लगता था। कहानी जो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था इसका, आप लोग पढ़े होंगे। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? सेन साहब की कार की पिछली बत्ती जो था, पीछे वाला बत्ती कार की, उसके शीशा का चकनाचूर किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कासू ने। किसने किया था? तो कासू ने किया था, उनका ही बेटा ने। चले नेक्स्ट है, सीएम साहब की आंखों का तारा, सीएम साहब की आंखों का तारा कौन था? यानी कि सीएम नहीं, यहाँ पर सेन साहब होगा। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का जो तारा था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ऑप्शन नंबर बी, खोखा था। कौन था? उनका ही बेटा कासू जो था, वही उनका आंखों का तारा हुआ करता था सेन साहब का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी थे, या तानाशाह थे, या मूर्ख थे, या विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो ऑप्शन नंबर बी, तानाशाह थे। क्या थे? तो सेन साहब जो थे एक तानाशाह व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है, और खोखा जो है वो सेन साहब का बेटा था। खोखा किसका बेटा था? तो सेन साहब का बेटा था, जिसका नाम कासू भी था, और गिरधर लाल का बेटा मदन था। गिरधर लाल का बेटा मदन था, और मदन जो है सो किरानी के तौर पर काम करता था। कहाँ? सेन साहब के यहाँ पर। चले नेक्स्ट है कि मदन और कासू, यहाँ पर कासू होना चाहिए। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच किसके लिए झगड़ा हुआ था? पहलवानी के लिए, या ईर्ष्या के लिए, या लट्टू खेलने की ललक के लिए, या साइकिल की सवारी के लिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा लट्टू खेलने के लिए जो हुआ था। तो जब मदन जो है, यानी कि गिरधरलाल का बेटा, किरानी का बेटा मदन, वह जब कार को, सेन साहब की कार को छुआ भी नहीं था, और छूने की चाहा भी, तो उनका ड्राइवर जो है सो धक्का मार के रोड पर गिरा दिया, जिसके कारण जो है मदन के पैर से खून निकलने लगा था। तो मदन जो था ईमानदार लड़का था, और जानते ही हैं बच्चा को उतना समझ बुझ नहीं होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। तो वही बात मन में ठाने हुए था, और जो है सो अपने 2-4 दोस्तों के साथ जो है सो लट्टू खेल रहा था। उसी समय कासू जो है, कासू सेन साहब का बेटा, वह पहुंच जाता है और कहता है मदन से कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो मदन कहता है कि हम नहीं खेलने देंगे, क्योंकि आप तुम्हारे पिता का गाड़ी छुए भी नहीं थे, और तुम्हारा ड्राइवर जो है सो मुझे धक्का मारकर गिरा दिया था और गोड़ फोड़ दिया था। हम नहीं खेलने देंगे, हम अपना लट्टू भी तुम्हें नहीं छूने देंगे। तो इसी तरह जो है सो कासू जो है सो एक बिगड़ैल टाइप का रहता है, बिगड़ैल है, और उस मनबरू टाइप का लड़का रहता है, और वो मदन को 2-4 घुसा मार देता है। उसके बाद मदन क्या करता है कि वह भी उसका कासू का 2 दांत ही तोड़ देता है। तो ये किसके कारण होता है? तो लट्टू खेलने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो वह मार। कोई कोई बात में, छोटी छोटी बातों में जो है सो मदन को मार लगता था। छोटी छोटी बातों भी गलती नहीं भी करता था, तो सेन साहब जो थे वह गिरधर लाल के कहते थे, और उनकी मदन कुमार को कहता था कि ये तुम्हारा बेटा बिगड़ैल होते जा रहा है, इसको अभी से नहीं संभाला तो यही लड़का जो है आगे चल के चोर डाकू बनेगा। तो उसकी छोटी छोटी गलती पर जो है सो मार खिलाते रहते थे सेन साहब। किसको? तो मदन को, जो गिरधर लाल का बेटा था। चले नेक्स्ट है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। सेन साहब का जो बेटा था खोखा, कासू जिसको कहते हैं, वह घर के नियमों को धज्जियां उड़ाता था। कभी
ये सामान तोड़ दिया था तो कभी वो सामान तोड़ दिया था, और सेन साहब को लगता था कि मेरा ये बेटा इंजीनियर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़े थे, तो खोखा को किसने दांत तोड़े थे, तो मदन ने तोड़ दिया था लट्टू नहीं खेलने के कारण। लट्टू जो है खोखा जो है सो जिद कर रहा था और मदन ठान लिया था कि मैं तुम्हारा गाड़ी छुआ भी नहीं था और तुम्हारा ड्राइवर जो है मुझे धक्का मार के गिरा दिया था सड़क पर और मुझे गोड़ पैर से खून निकलने लगा था। तो वह ईमान बच्चा जो है सो ठान लिया था और सोचा कि तुम्हारा गाड़ी छुए भी नहीं तो मेरा ये हालत हुआ और मैं तुम्हें अपना लट्टू छूने दूंगा, खेलने दूं। तो उसी कारण जो है वहाँ झंझट हो गया था लट्टू खेलने के लिए और दांत तोड़ दिया था कौन, तो मदन ने। चलिए नेक्स्ट है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब की है। सेन साहब की जो है से कहते हैं कि मैं तो इंजीनियर को खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कौन, तो अपने दोस्त सब जो आए थे सेन साहब को पत्रकार, उन्हीं को कहते हैं और आते ही अपने बेटा को बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो जाता हूँ अपने बेटे को इंजीनियर बनाने। और उनके जो फैक्ट्री सेन साहब जो थे फैक्ट्री के मालिक थे और कहते हैं बहुत अच्छे से कि मैं अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूरों को कहूँगा कि 1-2 घंटा निकाल कर हमारे बेटा को हथौड़ी ठोकने और चलाने की 1-2 घंटा प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि अभी से उसका जो है हाथ उसको जो है सो वाकिफ हो जाएगा उस हथौड़ी के चोट से। और पढ़ाई लिखाई तो फिजूल की बात है, ये सेन साहब की सोच था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, खोखा की। किसकी थी, तो खोखा की थी पांचों बहनें और एक भाई था, यह काफ़ी बिगड़ैल था सेन साहब का। तो आप लोग को पता ही होगा जो एक लड़का होता है इकलौता, वो काफ़ी जो है सो अधिकतर बिगड़ैल होता है और काफ़ी जो है सो अच्छे भी होते हैं, सभी के सभी खराब नहीं होते। नेक्स्ट है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो हम शुरुआती में ही कहानी के तौर पर बता दिए थे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को, यानी कि 18 फरवरी 1916 को जो है सो हुआ था नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था वो 12 सितंबर कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, किस लाइन की पंक्ति है, यानी कि कौन से चैप्टर की ये पंक्ति है, तो बहादुर तो होगा नहीं, शिक्षा और संस्कृति तो होगा नहीं, मछली भी आपको चैप्टर है हिंदी का पढ़ना, इसका भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत से। कौन से, तो 20 के दांत से यह पाठ से संबंधित ये लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है इनके। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है, तो अनाम दास। और क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी किनके रचनाकार है, तो अनाम दास के पोथा का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, यानी कि मोटर को कहते हैं ना घर में जो अगर घर में इस चीज़ का खतरा है तो किसी एक लड़के से, यानी कि जिसका जो बहर रहता है उसको नाम करके, तो मोटर को जो खतरा है वो हो सकता है किसे, तो खोखा से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, खोखा से। खोखा जिसे कासू भी नाम है, क्या है, कासू नाम है और किसका बेटा है, तो सेन साहब का बेटा है। आप लोग को मेरा ये मानना है और मेरा विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो यह खोखा जो है सो कासू, यानी कि इनको इससे जो है सो मोटर का खतरा है। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी कविता में प्रपद
प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नलिनी बिलोचन शर्मा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी शुरुआत किनकी कविताओं से हुआ है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नलिनी बिलोचन शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा से ही शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट है और यह लास्ट है इस टॉपिक का कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो आप लोग को पता ही होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो एक गरीब की झोपड़ी और महल वाले में हमेशा कौन जीतेगा? तो महल वाला ही जीतेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आशा है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगे। और इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में और स्टेटस में लगाना नहीं भूलेगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद।